आज के अतिथि कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहनों को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, 14 अक्टूबर को हमारे आसपास के थिएटरों में आई एक फिल्म माटी, और इस फिल्म ने आते ही धूम मचा दी। और धूम मचाना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच में इसने धूम मचा दी थी। उसके हर शो हाउसफुल चल रहे थे। तो आज हमें ये मौका मिला है कि हम माटी फिल्म के प्रोड्यूसर और जिन्होंने उस कहानी को लिखी है, उनसे हम आज आप सभी की मुलाकात करवाएं। आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है संपत झा जी। तो आपका स्वागत करना चाहूंगी मैं सबसे पहले आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से मेरे सभी सुधी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और मेरा प्यार जी। तो माटी फिल्म तो बहुत ही हिट साबित हुई है, तो उसकी सफलता पे आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने एक मेहनत किया था और माटी जो हमारी फिल्म है वो एक्चुअल में बस्तर की जो माओवाद नक्सलवाद जो एक हिंसा है और जिस वजह से बस्तर में काफी पीड़ा रही, उस स्टोरी को ही हमने एक सीक्वेंस बनाकर हमने उसको कल्पना का नाम जरूर दिया, पर बस्तर की रियल स्टोरी थी। और चूंकि हमने प्यार के साथ जो हमारे बस्तर की संस्कृति है, हमने बस्तर की जो प्राकृतिक खूबसूरती है, हमने उसको भी फिल्म के माध्यम से लाया। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म बस्तर से बनी है और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कोई भी बड़ा स्टार स्थापित कलाकार जो फिल्म इंडस्ट्रीज का नहीं था। हमने सारे कलाकार बस्तर के लिए थे और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारे बस्तर के कलाकारों की फिल्म का जब हमने रायपुर में प्रीमियर कराया था तो सबने बोला कि वाह इतना शानदार। उसके पीछे हमारा अपना एक उद्देश्य था। हम ये चाहते थे कि जो बस्तर में जो हमारे इतने शानदार बेहतरीन कलाकार हैं, इनको भी एक मंच मिलना चाहिए, क्योंकि यदि मंच मिलेगा तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने ये फिल्म रिलीज किया है, उसके बाद 100 से ज्यादा जो मेरे परिचय से मित्र थे वो मुझ पर इसलिए प्यार से नाराज हो रहे थे कि आपने मुझे फिल्म में क्यों नहीं दिया। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो, हमने फिल्म बनाया और फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई और उसके साथ साथ लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब आने वाले समय हम फिल्म भले ना बनाए पर बस्तर में कलाकारों की कमी नहीं है। जी। आपने इस फिल्म की कहानी भी लिखी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कहानी को लिखने के पीछे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, कहानी लिखने के पीछे क्या है कि बस्तर में हम लोग रहे हैं, इसी माटी में हमने जन्म लिया है। हमने 2016 से नक्सलवाद के खिलाफ एक जन जागरण अभियान भी चलाया था और कई हमारे ऐसे साथी हैं। पंडरू जो कि आपको बता दूं छिंदगुर के सरपंच थे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो इंजीनियर थे और वो बेंगलोर या केरल कहीं से वो उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। और जब हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ क्षेत्र में जन जागरण करते थे, क्योंकि झीरम हमला के बाद बस्तर में एक भय का वातावरण बन गया था और लोगों में एक अजीब सा डर होने लगा था। जगदलपुर से 13 किलोमीटर की दूरी, 14 किलोमीटर की दूरी में भी नक्सल बंद वो दुकानें और ढाबे बंद हो जाते थे। तो कहीं न कहीं हम लोगों को बड़ा दुख होता था और चिंतन होता था कि क्या नक्सली अब हमारे शहर में भी प्रवेश कर गए हैं, क्या इनके भय इनके आतंक में हमको जीना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जब एक पूरे समाज के लोगों के साथ शामिल होकर जब जन जागरण करने लगे और हमने देखा कि जो पंडरू को जब हम लोगों ने स्पीच दिया कि आपके गांव में सड़कें बनेंगी, बिजली आएंगे, टेलीफोन कनेक्शन होंगे, तो वो लोग बड़े सपने देखते थे। और फिर वहां पे चूंकि पहले जो लोग नक्सली वहां पे गड्ढे खोदवाते थे, रोड बनने का विरोध करवाते थे जल जंगल जमीन के नाम पर, वो सरपंच और वहां के यूथ लोग मिलकर वो सड़क बनाने की बात करने लगे, वहां पे अपने टावर लगाने की बात करें, मोबाइल टावर की। तो विकास को लेकर जो है वो जोड़ने की बात करने लगे, लेकिन फिर धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। आपको एक बात और बता दूं कि मैं तो उनसे कभी नहीं मिला। पांडू थे आपके वहीं के कोलिंग के, वो जनपद सदस्य थे और नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी थी। और जब हम लोग एक सभा में थे तो हमने देखा कि वहां पर जो उनका एक बड़ा भाई था महादेव, वो आपको जो बच्चे लोग जो ड्रेस नहीं पहनते हैं शेर वाला, वो शेर वाला ड्रेस पहने के एक डंडा लेके पूरे गांव में घूमता था और बोलता था कि नक्सलियों ने मेरे भाई को मारा है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा और मैं भी उसे मारूंगा। तो लोग उसे बड़ा ऐसा सोचते थे कि वो विक्षिप्त टाइप हो गया, लेकिन वो सब देखकर मन में बहुत पीड़ा होती थी। और जब हम लोगों को ये लगता था कि माओवाद नक्सलवाद को लेकर देश दुनिया में एक अलग ही नैरेटिव सेट किए गए हैं, एक अलग ही कहानियां बताई जाती है, लेकिन नक्सलवाद ऐसा है नहीं। नक्सलवाद बहुत क्रूर है, नक्सलवाद बहुत हिंसक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हमको ये लगता है कि हो सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ कमी है, लेकिन उसका सेकंड ऑप्शन ये नक्सलवाद नहीं है कि हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके हाथों में बंदूक पकड़ा दें, उनसे हिंसा करवा दें, उनसे हत्या करवा दें। ये रास्ता उचित नहीं है। तो जो नक्सलवाद की जो क्रूरता है उसको हमने
फिल्म के माध्यम से लाने की कोशिश किया। और हमने फिल्म के माध्यम से इसलिए लाने की कोशिश किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म समाज का आईना है। चंद्र ऋषि जी, मैं आपको बता दूं कि फिल्म जो है एक सशक्त माध्यम है समाज का। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म से ही हम लोगों ने, हमारे चाहे वो ड्रेस सेंस हो या हेयर स्टाइल हो, हमारे लिए इसके लिए कोई स्पेशल हम इसके लिए कोई वो डिजाइनर नहीं रखते। मुझे लगता है कि हम फिल्म देखते हैं, उससे हम सीख जाते हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम इस फिल्म के माध्यम से हम अपने बस्तर को देश दुनिया के बीच में लाएं। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद की क्रूरता, हिंसा बस्तर जैसी जगह पे, जो बस्तर बेहद खूबसूरत है, और हमने अपने पूरे फिल्म में हमने बस्तर में ही शूट किया है। हम किसी भी स्टूडियो में हमने शूटिंग नहीं किया। और आपको बता दो कि 4-4.5 साल लगे हमको फिल्म बनाने में, क्योंकि हमने पोलमपल्ली, देवरपल्ली जैसे सुकमा जिले के सघन नक्सली एरिया में हमने फिल्म शूट किया। क्योंकि हम जो नक्सलियों जो सभा करते हैं, तो हम वो जो ग्रामीण हैं, जो उनका रहन सहन है, हम उन सबको रियल चाहते थे। क्योंकि हम ये चाहते थे कि फिल्म में जो बस्तर को देखें। संपत झा एक फिल्म का प्रेजेंटेशन कर रहा था, ये अपने शहर की बात थी, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में यदि हम फिल्म को रिलीज कर रहे थे तो बस्तर प्रेजेंट कर रहा था जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना हम उस पूरे बस्तर को उल्टन से पेश लाएं। क्योंकि चंद्रशेखर जी, आप देखिए, चित्रकूट है, तिरथगढ़ है, और बहुत सारे ऐसे झरने हैं हमारे पास जिसको लोग ने देखा नहीं है। और यदि हम फिल्मों के माध्यम से लाते हैं तो बस्तर में पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ेंगी जी। तो जैसे ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिस पर लोग बोलना नहीं चाहते, या फिर उस विषय पर कभी कोई फिल्म नहीं बनाना चाहते, और इस तरह की ये पहली फिल्म भी है। और आपने जो इसकी शूटिंग है वो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां जाकर की है। तो आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, और कैसे आपने ये सारी फिल्म की शूटिंग मैनेज की? डर नहीं लगा आपको? क्योंकि ज्यादातर लोग, जो आम जनता है, वो तो नक्सलवाद के नाम से या फिर नक्सली के नाम से डर ही जाती है। तो आपने कैसे ये साहस किया? वैसे किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। देखिए चंद्रशेखर जी, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए हमारे वो महान लोग शहीद हो गए और उन्होंने देश को आजाद दिया। और आजाद भारत में फिर से इस टाइप की हिंसा करने वाले लोग मजबूत तभी होने लगेंगे जब आम आदमी चुप रहने लगेगा। 2016 में जब हम लोगों ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया था, तो मेरे और मेरे दोस्तों के खिलाफ उन्होंने पर्चे जारी किए कि हम आपकी हत्या कर देंगे। और जब ये पर्चे जारी किए तो कुछ मेरे मित्रों ने उसमें सुरक्षा लिया। मुझे भी तत्कालीन आईजी साहब, एसपी साहब ने बोला कि आप भी सुरक्षा ले लीजिए। तो मैं बोला, सर आप लोग बस्तर को सुरक्षित करिए बजाय नक्सल विरोधियों को सुरक्षा देने के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यदि हम बस्तर के किसी ग्रामीण क्षेत्र पे जाते हैं और नक्सलियों की क्रूरता, नक्सलियों की हिंसा के खिलाफ यदि हम जन जागरण की बात करते हैं, और यदि हम सुरक्षा के दायरे में रह के ग्रामीण क्षेत्र में भाषण देंगे, तो हमारे जाने के बाद गांव वालों को हंसी आएगी और उनको लगेगा कि वाह देखो, ये तो खुद सुरक्षा में है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो वो प्रेरणा वो नहीं मिलेगा जो बिना सुरक्षा के यदि हम अपने ग्रामीणों के बीच में जन जागरण लाएंगे। और हम इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि हम अपने जो बस्तर के बच्चे हैं वो हथियार न पकड़ के वो किताब पकड़े। क्योंकि नक्सलवाद की पीड़ा 4 दशक के आसपास होने को है, और बस्तर यदि मान लीजिए पिछड़ा हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह नक्सलवाद का नाम दिया जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर अब तक बस्तर को मतलब एक श्रापित जगह बताने की कोशिश की जाती थी। कई बार हम अखबारों में पढ़ते थे कि तेरा बस्तर हम ट्रांसफर कर देंगे। इस टाइप की हम बातें सुनते थे तो हमें बड़ी पीड़ा होती थी कि बस्तर इतने खूबसूरत है, बस्तर इतना सुंदर है। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। इस फिल्म जब हमने बनाया और फिल्म को लेकर जब हमारे बस्तर की तारीफ होने लगी कि वाह इतना खूबसूरत झरना, इतना खूबसूरत पहाड़, तब हमारे दिमाग में ये बात भी बैठा था कि हम इस बस्तर को फिल्म के माध्यम से इसलिए मिला कि पर्यटन के जो बढ़ता है, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, इसमें मैंने जो देखा 1960 से 1990 तक आप देखिएगा कि जितनी भी फिल्में बनी बॉलीवुड की सब कश्मीर में बनी। आप पूरा फिल्म उठाकर देख लीजिए। 90 के बाद वहां आतंकवादियों गतिविधियां बढ़ी, बहुत बड़े हिंसा हुई, फिल्में बंद नहीं हुई। फिल्म उठ के चले गए कहां? भारत से स्विट्जरलैंड। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? कश्मीरियों को हुआ। क्यों? क्योंकि जब कश्मीर उस दौर पे इतना महंगा था, कश्मीर इतना रिच था, वहां के लोग मतलब इतना शानदार जीवन जीते थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। क्योंकि किसी भी स्टेटस के लिए आर्थिक व्यवस्था बहुत प्राथमिकता पे है। मैं 11 बार कश्मीर गया हूं, आपको बता दूं ऋषि जी। और जब मैं उनके बुजुर्गों के साथ बैठता था
तो उनसे सुनता था तो वो अपनी पीड़ा बताते थे। बोले साहब 1990 के पहले हमारे बच्चे लोगों को इतनी शानदार जिंदगी रहती थी, अभी तो हम लोगों के पीछे पीछे घूमते हैं 1500 रुपए रूम के लिए। एक समय ऐसा था कि हमारे पास 6-6 महीने बुकिंग खाली नहीं रहती थी। क्या हुआ, आतंकवादी गतिविधि बढ़ी, वहां के लोग शांत रहे, मौन रहे, उसका खामियाजा कश्मीरियों ने सबसे ज्यादा उठाया। फिल्में बंद नहीं हुई, फिल्म उठ के चले गई स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में वहां की सरकार ने यश चोपड़ा जी की बड़ी मूर्ति लगाई है। मूर्ति क्यों लगाई? मूर्ति इसलिए लगाई कि जब फिल्मों के माध्यम से हमने स्विट्जरलैंड की खूबसूरती देखी तो भारत के बड़े स्तर पे पर्यटन के लिए लोग स्विट्जरलैंड जाने लगे। तो स्विट्जरलैंड को जब उसका फायदा होने लगा तो उन्होंने इस बात को फील किया कि वाह, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? वो फिल्म, जिस फिल्म के माध्यम से हमारे यहाँ इतने पर्यटक आ रहे हैं, और उन्होंने उसकी मूर्ति लगाई। बस्तर भी हमारा बहुत खूबसूरत था, तो क्यों ना हम भी बस्तर को अपने फिल्म के माध्यम से उसको प्रस्तुत करें और रियल ना। यदि हम इसको किसी स्टूडियो में बनाना चाहते तो 6 महीने 10 महीने में फिल्म बन जाती है, लेकिन चूंकि अभी थोड़ी सी हमको जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं चाहिए, उसमें थोड़ी सी तकलीफें हैं। क्योंकि यदि हम जंगलों पे जाते हैं तो जो हमने, चूंकि बस्तर पुलिस ने उस समय हमें काफी सुरक्षा दिया, हमने जहां भी बोला उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। पूरे 7 जिले में आईजी साहब ने सब जगह पत्र लिख के दिया, और हमने ये स्पेशल बोला गया आप कहीं पे भी फिल्मों की शूटिंग करिए, और अगर आपको लगता होगा सुरक्षा में कहीं कोई ढीला होगा तो भी मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे तब भी ये चिंता होती थी कि हम लोगों की तो आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल है उनकी आइडेंटिटी है। लेकिन वो पुलमपल्ली, देवरपल्ली, मतलब आप सोचिए कि ताड़मेटला के आसपास की जगह पे हम जब शूट करते थे तो मुझे ये चिंता सताती थी। और उस समय मैं शूटिंग, चूंकि सूर्य ढलने से पहले ही वो शूटिंग खत्म करके हम लोग पैकअप कर लेते थे। जी जी, मतलब बहुत कठिनाइयों से ये मूवी बनी है, इसलिए इतना लंबा समय लग गया। परमिशन, फिर इधर उधर जाना और समय से पहले खत्म करना। जी जी, ये बड़ी मतलब रोचक बातें हैं इस फिल्म में। एक बार तो ये हुआ था कि एनआईए ने भी मेरे से पूछताछ की थी। क्या हुआ था कि जब आपको याद होगा तर्रे में हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे अभी कुछ साल पहले, लास्ट जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसी बीच हमारे फिल्म की किसी शूटिंग की पोस्ट फोटो किसी ने वायरल कर दिया, और देश प्रदेश के नहीं, देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में वो फोटो के साथ न्यूज छप गया कि पुलिस क्या कर रही है, खुलेआम नक्सली घूम रहे हैं। और उसमें वो फोटोग्राफ्स मेरे थे, और चूंकि मैं सिविल में था और बाकी सब मेरे जो कलाकार थे वो नक्सली ड्रेस में थे। और जब उन्होंने देखा तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये तेरी फोटो यहाँ आई गई है। तो जब मैं उस समय मौन इसलिए था क्योंकि वो फिल्म बनने में मेरे को समय लगता, क्योंकि सेंसर बोर्ड से परमिशन, फिर फिल्मों के और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज। तो मैं बोला इस समय यदि मैं भी हल्ला करूंगा फिल्मों को लेकर तो फिर वो पुराना हो जाएगा। तो उस समय बड़ा धैर्य और मौन के साथ था। फिर 1 महीने, 1.25 महीने बाद हैदराबाद से एनआईए के बड़े अधिकारी का फोन आता है कि आप कौन सा कैंप गए थे। तो मैं पूछा, बोले हमने आपको फोटो भेजा है। फिर मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो बोले कि मैंने फिर उनको डिटेल किया कि नहीं, ये फिल्म जो है फिल्म की शूटिंग। ऐसी भी घटनाएं हमारे साथ हो गई थी। तो अब हमने फिल्म के बारे में तो बहुत बातें कर ली, अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में कि किस तरह से आपने फिल्मी दुनिया में आपने कदम रखा और कहानी लिखी और फिर आपने प्रोड्यूस भी किया। आप अपनी जर्नी थोड़ा हमारे श्रोताओं से साझा करें। ऋषि जी, सबसे बात महत्वपूर्ण है कि कला के क्षेत्र में मैं शुरू में था, बहुत पहले। आप आकाशवाणी से भी जुड़े हुए थे। मेरी पहला जो आकाशवाणी में ही मैंने बालबाड़ी में मैं आता था, इसी जगह पे मुझे याद है पद्मजा मैडम थी उस समय, जो हम बच्चे लोग आते थे स्कूलों से। उसके बाद मैं नाटक ऑडिशन पास किया। नाटक ऑडिशन पास करने के बाद मैं यहाँ पे क्लोन वगैरह और बहुत सारे जो सीनियर हमारे यहाँ के कलाकार थे उनके साथ मैंने नाटक भी किया 2-3। एक क्लोन का तो याद है मुझे, हो गया लगभग 20 साल होने को है। और उसके बाद चूंकि मैं बताया ना आपको, गमे रोजगार जो है, कला बहुत सारी, क्योंकि बस्तर में ऐसी बहुत सारे मंच नहीं है जहां पर आप इन कला के क्षेत्र में रहकर भी अपना जीवन यापन कर सके। या तो उसके लिए फिर आपको भी वो फिल्म इंडस्ट्रीज की स्टोरी की तरह आपको अपना झोला उठाकर मुंबई की नगरी जाना पड़ेगा, क्योंकि संचार क्रांति उस समय उतनी तेज नहीं, वो आगे नहीं थी। तो आज तो ये है कि आप अपने मोबाइल पर रील्स बना के लाखों रुपए बच्चे कमा रहे हैं, पहले वो स्थितियां नहीं थी। तो हमने अपनी रोजी रोटी के लिए उस समय उसको विराम दिया, और विराम देने के बाद फिर चूंकि हम अपने काम धाम व्यापार वगैरह सब में ये करते रहे, करते करते में ईश्वर की कृपा से आप सभी के स्नेह प्यार से व्यापार में भी एक अच्छी जगह हमने बनाया, और मन में
फिल्म वाली बात जो थी मैम, वो एक्चुअल में नक्सलवाद जो था बस्तर का, और नक्सलियों के खिलाफ जो नक्सलियों के समर्थक जो हैं, जो लोग हैं, वो बहुत मजबूती से बहुत जगह पे घुसे हुए थे। मतलब मैंने इस चीजों को खुद भी फील किया कि मैं देखा कि जब नक्सलियों के खिलाफ हम कोई विरोध करते हैं तो आपके आसपास की जितने नेगेटिविटी है उसको वो अपने मीडिया में भी घुसे हुए हैं, जुडिशियल में है वो लोग। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो यूनिवर्सिटी में है, और वो लोग क्या करते हैं, फिर एक बड़ा नैरेटिव सेट करते हैं और आपके खिलाफ एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब मुझे ध्यान आ रहा है 2016 के आसपास जब हम लोगों ने नक्सलियों का विरोध शुरू किया था, तो मेरे आसपास जो मित्र हैं, ये कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे रहते हैं, नहीं रहते, ऐसे सारे नेगेटिव न्यूजों को चलाने लगे वो लोग। कहीं पत्थरबाजी हुई तो किसी अखबार में जो उसने एक बार तो मेरा भी नाम डाल दिया था। मैं 15 दिन तक, मतलब मैं काफी बेचैनी फील करता था। एक सोशलिस्ट हैं जो उसी लेवल पे, जो हमेशा उनको हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही खामियां दिखती थी, वो न्यूज लगातार छापती थी। तो जब एक बार ऐसी उनके यहाँ कोई कार में पत्थरबाजी वगैरह हुई थी, तो उसमें मेरे और मेरे साथ कुछ साथियों के नाम बड़े अखबार में आए प्रदेश के। बाद में उन्होंने देखा कि मैं वो राजनीति ज्वाइन कर लिया, अखबार को ज्वाइन करके। तो मैंने इस बात को पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हमने नहीं नाम लिया था आपका, वो अखबार में वाले ने मेरे से पूछा था, तो हमने बोला था नक्सल विरोध इधर से जा रहे थे और हमने कभी ये नाम वाम नहीं लिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, फिर मेरे मित्र ने बोला था कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, पर आई गई बात हो गई वो। फिर मुझे ये लगा कि यार मतलब इस टाइप के ये इमेज क्रिएट करते हैं। फिर एक बार मैं आपको एक घटना और बता रहा हूँ। 2016 की बात है, बीजापुर में एक हमारे सब इंस्पेक्टर थे और उन्होंने एक हमारे संभाग के पुलिस बड़े अधिकारी को व्हाट्सएप किया था कि सर मैं सुसाइड कर लूंगा। तो उन्होंने हम लोगों को बताया, बोले यार ये तो बड़ी खराब स्थिति है। तो बोले क्या हो गया? तो बोले वो जो माओवादी समर्थक हैं उन लोगों ने उन पे 376 का मामला कायम करने के लिए पहले थाने में दिया, उसका कोर्ट में लगा और पेपरों में छपा दिए। अब वो मेरा जवान बोलता है मैं सुसाइड कर लूंगा, तो तुम लोग चलोगे क्या बीजापुर? हम लोग बोले चलते हैं सर। तो हम लोग गए बीजापुर, और बीजापुर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ जो जवान थे जो ऑपरेशन में जाते थे वो बड़े मतलब उदास थे, दुखी थे। क्योंकि क्या होता है मैम, आप यदि किसी समाज में किसी का कैरेक्टर को, झूठ को यदि फैलाते हैं तो बहुत तेजी से फैलता है, लोग उसे सच भी मानने लगते हैं। लोगों को वो एक मजाक लगता है। लेकिन जिसके बारे में झूठ फैलाया जाता है ना, वो आत्मग्लानि से कई बार बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेता है, सुसाइड तक किए हैं लोग। तब फिर मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे स्पीच दिया था, और मुझे याद है वो स्पीच पे मैंने बोला था कि आप लोग तो यहाँ पे जो जवान हैं हमारे, आप लोगों पे आरोप लगना स्टार्ट हुआ है। कश्मीर में तो हमारे आर्मी पे सालों से आरोप लगाते आ रहे हैं आतंकवादी, और उनका एक सिस्टम है लड़ने का। वो चाहते हैं कि मॉरल किस ढंग से आपका कमजोर किया जाए। एक जवान बनकर आप समाज में जो इज्जत पाते हैं, यदि इस टाइप के आप पे आरोप लगते हैं तो स्वाभाविक है आसपास के लोग आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं। तो वो भी उनका साइकोलॉजिकल वार है। और इस ढंग से जब उनका हमने वार, इस ढंग से उनका हमने लड़ने का तरीका देखा, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी क्रूरता। आप बताइए मैम, 4 दशक हो गए, किसी भी समस्या का समाधान नक्सलियों को, नक्सली बंदूक पकड़वा रहे हैं। और किनको पकड़वा रहे हैं? जिन लोगों को किताब पकड़ना था, जिनको सड़कें चाहिए थी, उनसे वो सड़कें खोदवा रहे हैं, उनसे वो स्कूल का विरोध करवा रहे हैं। आज बस्तर हमारा क्यों पिछड़ा है? इसलिए पिछड़ा है, आप अमीर धरती है हमारा बस्तर, आप महज 300 किलोमीटर हमारी राजधानी रायपुर है, उससे हम 200 किलोमीटर दूर है। 200 साल का अंतर है। हमारे जगदलपुर मुख्यालय से ये आपका दरभा, कोलेंग अंदर चले जाइए, आप चिंता गुफा चले जाइए, 50 से 60 किलोमीटर अंतर का जो अंतर है, जीवन है, वो 100 साल का अंतर। एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, शिक्षा नहीं है। आपको 115 साल पुरानी किताब मैं बताता हूँ, केदारनाथ ठाकुर जी ने लिखा है बस्तर भूषण। उसमें एक मैंने पढ़ा था कि 1910 की किताब है, और मैंने पढ़ा था कि बारिश के बाद सुकमा क्षेत्र में एक ऐसी बीमारी फैलती है जिसमें डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। आप ये सोचिए कि 1910 में जिस एक राइटर ने लिखा था, और सेम मैंने 3-3.5 साल पहले नई दुनिया में 64 लोग सुकमा जिले में बीमारी से मौत हो गई थी। वही बीमारी, मतलब डॉक्टर का सेम बयान था। बीमारी क्या थी मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर का यही बयान था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इनकी मौत कैसे हो गई। आप बताइए, मतलब जहां पे हमको ये चिंतन करना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे हेल्दी रहे, यहाँ के लोगों को कुपोषण से कैसे बचाया जाए, विकास कैसे, यहाँ कैसे विकास पहुंचाया जाए, यहाँ कैसे संचार क्रांति पहुंचाया जाए, उस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा।
बंदूक पकड़ा के जल जंगल जमीन के नाम पे एक बड़ी लड़ाई और एक छद्म रूपी लड़ाई उनको लड़ाने में झोंका जा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके लिए जो आमने सामने कौन हो रहा है, हमारी फोर्स और हमारी जनता। हमको उन स्थानीय लोगों से वही पीड़ा थी कि कहीं न कहीं वो जो भटके हैं उनकी सच्चाइयों को वो भी देखें, समाज भी देखे, सरकार भी देखे और उसकी एक समीक्षा करे और क्या बेहतर होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अब 4 दशक हो गए, जो लोग नक्सली हिंसा में शामिल रहे उनको भी समझ में आ गया कि उनको कुछ नहीं मिला, बस्तर को उनकी वजह से नुकसान ही हुआ, तो ज्यादा बेहतर है कि वो आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा में आए, जिससे कि बाकी लोगों को भी एक दिशा मिली। हमने जो जीवन अपना जी लिया, लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ियों के सामने नक्सलवाद एक चुनौती नहीं रहेगी। तो सरकार कभी ये नहीं बोल सकती कि आपके क्षेत्र में नक्सलवाद है इसलिए हम सड़क नहीं बना पा रहे, हम स्कूल नहीं बना पा रहे। ये सारी बातें खत्म होनी चाहिए। जी, अभी भी जैसे हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां देखते हैं वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उनके रहने के लिए पक्का घर नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है। मतलब जिस चीज के लिए वो लड़ रहे हैं कि विकास हो या फिर जो भी उनकी विचारधारा रही होगी, अब तो वो उससे पूरे भटक चुके हैं। इस हथियारबंद आंदोलन का उन्हें भी कोई लाभ नहीं हुआ है और बस्तर को भी इसका घाटा हो ही रहा है। तो ये तो बात हो गई कि आपने कैसे अपनी यात्रा शुरू की थी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आगे भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाई हुई हैं? क्या आप आगे भी ऐसी कुछ फिल्म बनाने वाली हैं या फिर किसी कहानी पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, बस्तर में तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी एक अच्छी बात ये है ऋषि जी की अभी केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन मार्च 2026 का, और उससे मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो नक्सल लीडर थे वो समर्पण करने लगे। और कहीं न कहीं यदि आमने सामने एकदम मारने की स्थितियां निर्मित होती है तो कहीं न कहीं मन व्यथित होता है। मौत पर जश्न नहीं मनाया जाता, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि डाकू भी वाल्मीकि बन जाए तो समाज के लिए बेहतर होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों ने काम किया फिल्म में। और फिल्म के माध्यम से जो लव स्टोरी दिखाई गई थी, क्या वो भी उन्हीं से ही प्रभावित थी? देखिए, ये तो क्या हुआ कि एक बार यहाँ पे प्रशासन के साथ पूरे हमारे समाज के लोगों ने मिलकर शादी करवाया था, और शादी के साथ साथ बीच में जब मैंने ये जाना कि नक्सलियों के आपको एक क्रूर चेहरा मैं आपको बता रहा हूँ कि नक्सली क्या करते हैं, जब बड़े लीडर तो सब बाहर के हैं, यहाँ के तो कोई है नहीं, जब उनको यूथ को शामिल करते हैं तो उनकी नशबंदी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद ये शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा कर देंगे, फिर परिवार बसा देंगे, फिर इमोशंस और भावनाएं इनके अंदर आ जाएगी। वो जो क्रूरता थी हमने उसको भी फिल्म में लाया कि कैसे वो नशबंदी करते हैं। तो नक्सलियों की जितनी क्रूरताएं थी उसका हमने 5% लाया इस फिल्म। जो फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया वो सिर्फ 5%। देखिए, उससे 5% लाया हमने। इसलिए लाया, 5% भी नहीं बोल सकते, उससे कम ही लाया हमने। इसलिए लाया कि देखिए, अगर मान लीजिए क्योंकि हम दर्शक से पैसा ले रहे थे, सिर्फ उतना ही देख के तो हमारा मन व्यथित हो गया था। हाँ, और हमने उसमें मनोरंजन के माध्यम से हमारे बस्तर की खूबसूरती, और हमने जो गाने जिसके 10-10 लाख 20-20 लाख लोगों के व्यू मिले, तो हमने वो गाने भी लाया। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है ऋषि जी की यदि हम दर्शक से पैसे ले रहे हैं तो उसे मनोरंजन भी देना पड़ेगा। आप खुद भी समझिए ना कि जैसे आप या मैं कभी हम सरकार को टैक्स देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा हमको हेल्थ मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी सड़कें मिले। उसी प्रकार से जो एक दर्शक है, अगर वो एंजॉय करने आता है फिल्म को लेकर, तो उसे भी कम से कम सिनेमा हॉल में वो मनोरंजन मिलना चाहिए। लेकिन हमने उस माध्यम से जो मूल समस्या पर थी, इस बात को लेकर आपने सवाल उठाया, रायपुर में भी प्रेस से लेकर बड़े बड़े लोगों ने यही सवाल उठाया कि तेरे को और जो मेरे मित्र थे तुमको और कोई स्टोरी नहीं मिला कि तुम समस्या पर एक मूवी उठा के चले आए हो या ऐसी फिल्में बनाता है कोई। तो मैं बोला कि देखिए, ये मेरे माटी, जिस माटी में मैंने जन्म लिया है, उस माटी के प्रति हम लोगों का एक अपनी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि बस्तर जैसे पहले एकदम खुश था, बिंदास था, नाचता था, गाता था, अपनी मस्तियों में रहता था, वो वापस उस रूप में और 21वीं सदी के साथ है, एजुकेशन के साथ है, हेल्थ के साथ है, सारी सुविधाओं के साथ। इसलिए हमने इस फिल्म को, और बस्तर को जो प्रकृति ने जितना खूबसूरत रचा है, वहां माओवाद, नक्सलवाद जैसी घृणा, हिंसा, अपराध, ये जो रास्ते हैं ये ठीक नहीं है। कहीं न कहीं हमको उस रास्ते से वापस हमारे मूल स्वरूप में आना चाहिए। जी, तो संपत झा जी, हमने आपसे बहुत सारी बातें की, आपके बारे में जाना, आपकी फिल्म के बारे में जाना, और आगे की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहा। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे श्रोताओं से?
नहीं, देखिए, मैं तो आपके माध्यम से सभी से यही कहूंगा कि देखिए, समाज में हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। देखिए, यदि हम किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो हमारा समूह तय करता है और हम अपनी नजर में सही हो सकते हैं। मेरे गुरु बोलते थे, जब कभी मुझे पोस्टर का बड़ा शौक रहता था, तो मेरे गुरु बोलते थे, जब मैं स्कूल में देखता था कहीं पोस्टर, बोलते थे, ये पोस्टर कौन लगाया? मैं बोला, ये पोस्टर तुम अपने रूम में लगाओ, यहाँ वो पोस्टर लगाओ जो सबको अच्छा लगता है। तो लोकतंत्र व्यवस्था वो व्यवस्था है जो सबको अच्छा लगता है। इस पे किसी भी माध्यम से हम बंदूक के दम से यदि हम सोचते हैं या हमको ऐसा लगता है कि बस्तर में कोई बदलाव ले आएंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, यदि उन तक मेरी बात जाती है तो मैं उनसे भी यही बोलूंगा कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आइए। हो सकता है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ खामियां हो, आप लोग उस पे आइए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सारी सुविधा है। हम कोई भी व्यवस्था बदलने के लिए हमको व्यवस्था में शामिल होना पड़ेगा, न कि बागी बनकर तो हम शामिल नहीं हो सकते। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, जाते जाते मैं आपसे थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, कि जिस प्रकार से नैरेटिव सेट किया गया बीच में, जैसे हिड़मा को जो एक इशू था, जो महिमा मंडन किया गया, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत बुरा हो। इस हिड़मा कौन है? ये हिड़मा क्या आप अपने बच्चे को हिड़मा बनाना चाहेंगे? क्या जो लोग उसका समर्थन कर रहे थे वो अपने बच्चे को हिड़मा बनाना है? तो महेंद्रमा बनाइए। प्रेरणा लेना है तो बलिराम कश्यप जी बनाइए। आपको बनाना है तो जो आपके नीलकंठ टेकाम जो आईएएस थे, पहले गोदी खोदते थे, आज आईएएस कलेक्टर होने के बाद रिजाइन करके आज विधायक हैं। कर्मा जी, जिनका जन्म लेते माता जी नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ लिख कर, शिक्षा अर्जित कर दंतेवाड़ा जिले से आज उस लेवल पे पहुंचे। बलिराम जी, वो प्रेरणा है। कलाम साहब प्रेरणा है। अखबार बांटकर भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे। न कि ये क्रिमिनल और अपराधी मेरे समाज का प्रेरणा होगा, लेकिन इस टाइप के नैरेटिव सेट करते हैं और भारत में बड़ी तेजी से लोग इन बातों को पहुंचा देते हैं। और जल जंगल जमीन के नाम पे इतनी नकली लड़ाई लड़ते हैं। ये आज यदि हम यहाँ पे सत्ता से भी यदि हम विकास की भागीदारी मांगेंगे, तो ऋषि जी, उसके पास हमारे लिए उतने एजुकेटेड लोगों की संख्या नहीं है। आप देखिए, कोई लोहा तो कब से जा रहा है? 1967 से जा रहा है जापान। एसआर का पाइपलाइन जा रहा है, सालों हो गए। आपका यहाँ से भी जा रहा है। और ये सब चीजों को किसी ने रोका क्या? ये रोक सकते हैं क्या? लेकिन इनकी नजर में जो गांव में एक शिक्षा दूत है वो शोषक है, गांव में एक सिपाही है वो शोषक है, उसकी हत्या कर रहे हैं। जो समाज में स्कूल में पढ़ाना चाहता है, जो समाज को सुरक्षा देने की व्यवस्था देता है ना, कोई खेती बाड़ी अच्छी करना चाहता है, वो उनको रोककर जल जंगल जमीन के नाम पर जो है एक छद्म लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ज्यादा दुख, इनकी शक्ति और इनकी ताकत सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। वो कहां पर है? वो जो हमारे लोगों को इन्होंने हथियार पकड़ाया है। जिस दिन हमारे लोग हथियार छोड़कर कलम पकड़ लेंगे या समाज में अपनी बात मुंह से बोलने लगेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से हम परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और एक अच्छे मैसेज के साथ ही हम आज की ये जो भेंट